एफिडेविट फाइल होती है वो फाइल होती है जो इन्वेस्टर को दी जाती है। आप सेल करेंगे या आप बाय कर रहे होंगे तो रेट का एफिडेविट का और एलोकेशन का फर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए लाहौर की फाइल्स के हवाले से। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि फाइल्स में एक एलोकेशन फाइल होती है, एक एफिडेविट फाइल होती है, और लोगों को आइडिया नहीं होता कि एलोकेशन फाइल क्या है, एफिडेविट फाइल क्या है। और बहुत सारे हमारे ऐसे काम करने वाले भी हैं जिनको अक्सर आइडिया नहीं हो रहा होता कि एलोकेशन और एफिडेविट फाइल के अंदर क्या फ़र्क है। अक्सर क्लाइंट्स को सैटिस्फाई करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि जो भी लोग डीएचए में बाइंग सेलिंग के हवाले से इंटरेस्टेड होते हैं या आगे फ्यूचर में फ़ाइल कोई खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें इसका टोटल मैं डिफरेंस आपको बता दूँ, ताकि फर्दर आप कभी भी बाइंग करें तो आपको आइडिया हो कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं और किस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट है, और किस तरह से आपने इसकी बाइंग सेलिंग करनी है। तो डिटेल के साथ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो जो भी लोग डीएचए में बाइंग सेलिंग करते हैं या जिन्होंने फाइल की बाइंग सेलिंग किया, उन लोगों को आइडिया होगा कि हमेशा डीएचए में दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक एफिडेविट फाइल होती है और एक एलोकेशन फाइल होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो एफिडेविट फाइल होती है वो फाइल होती है जो इन्वेस्टर को दी जाती है फर्स्ट हैंड। जो इन्वेस्टर डीएचए को लैंड देता है, उसके अगेंस्ट डीएचए उसको फाइल दे देता है। उनको एफिडेविट फाइल्स कहते हैं। वो उस टाइम तक किसी नाम पे नहीं होती, सिर्फ उस इन्वेस्टर के नाम के ऊपर होती हैं कि उसके पास इतनी फाइल मौजूद हैं। अब उसका प्रोसेस आगे इस तरह से होता है कि अगर फर्ज करें आप फेस 10 की एक एफिडेविट फाइल आप खरीदना चाहते हैं और मेरे पास आते हैं, तो उसका सिंपल प्रोसेस ये होता है कि उसमें सबसे मेन जो उसमें फ़र्क है वो एक तो ये है कि आपको इसमें ना कोई एडवांस टैक्स लगता है, ना इसमें कोई सीवीडी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और कोई भी ट्रांसफ़र के इस तरह के चार्जेस इसमें नहीं पड़ते। सिर्फ़ डीएचए की एक फ़ीस होती है जो आपने जमा करवानी होती है और आपके नाम का लेटर बनकर आ जाता है। तो इसमें सिर्फ़ आपका एक टोकन चाहिए होता है। आप एक हैंडसम अमाउंट टोकन देते हैं, अपने आईडी कार्ड की कॉपी देते हैं और 2 पासपोर्ट साइज़ ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर्स आप दे देते हैं, तो आपकी फ़ाइल डीएचए में जमा हो जाती है। विदिन अ वीक आपकी फ़ाइल रेडी होके आ जाती है, जिसपे आपकी पिक्चर लगी होती है। वो आके आप डीएचएस वेरीफ़ाई करवाते हैं, और वेरीफ़ाई करवाने के बाद आप अमाउंट जो भी पे ऑर्डर की सूरत में आपने देनी होती है अपने डीलर के थ्रू, आप इस इन्वेस्टर के हैंडओवर कर देते हैं और आपकी फ़ाइल आपके हैंडओवर हो जाती है। अब इसमें सिर्फ़ एक चीज़ उसके बाद आपने एड अप करनी होती है, जो मेंबरशिप फ़ी होती है और मेंबरशिप फ़ॉर्म है, वो उसकी बाद में जमा होती है। जब आपको लेटर मिल जाता है, तो फिर उसमें टाइम होता है कि आप उसको अपनी जमा करवा लें। जबकि जो एलोकेशन होता है, एलोकेशन जब आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, जैसे आपने एक एफिडेविट फाइल खरीदी थी और वो आपके नाम पर हो गई, उसके बाद जब आप उसे मार्केट में सेल करते हैं तो वो अब एलोकेशन लेटर बन चुका हुआ है। जो लेटर आपके नाम का बनकर आएगा जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है, वो एलोकेशन लेटर होता है और उसके ऊपर एक एलोकेशन नंबर दे दिया जाता है। वो जब भी बैलेटिंग होती है तो उस एलोकेशन नंबर के अगेंस्ट आपको पता चलता है कि आपका प्लॉट नंबर क्या निकला है। तो अब एलोकेशन जो होता है उसमें जब भी आप सेल करेंगे या आप बाय कर रहे होंगे तो रेट का, एफिडेविट का और एलोकेशन का फ़र्क होता है। डिफरेंसेस ऐसे होते हैं, जिस टाइम पे एलोकेशन का रेट बढ़ जाता है, एफिडेविट का कम हो जाता है, वरना मेजॉरिटी टाइम आपका एलोकेशन का रेट कम होता है और एफिडेविट का ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो एफिडेविट की ट्रांसफ़र फ़ीस होती है वो ऑलमोस्ट 30-32 हज़ार रुपया फेज़ 10 की है। जैसे इसी तरह से डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी एफिडेविट की ट्रांसफर फीस है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह से कुछ एफिडेविट प्लॉट्स भी होते हैं जिनकी ट्रांसफर फीस इसी तरह से होती है, लेकिन वो थोड़ी कम होती है बजाय इसके। जैसे आप अगर अपना प्लॉट खरीदते हैं या एलोकेशन खरीदते हैं तो एलोकेशन के भी सेम उसी तरह से ट्रांसफर फीस अलग आपको चार्ज होती है। उसके बाद सीवीटी, स्टैम्प ड्यूटी, एडवांस टैक्स, मेंबरशिप फी, ये सारे खर्चे मिला के और फिर आपकी एक फाइल बनती है, उसका खर्चा होता है। तो मिल मिला के आपको 3-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो एलोकेशन का रेट होता है वो 3-4 लाख रुपए कम होता है।
जो एफिडेविट का होता है रेट होता है वो 3-4 लाख रुपए क्योंकि आपके सेव हो रहे होते हैं, इसी वजह से एफिडेविट का रेट ज्यादा होता है। तो अब एलोकेशन जब आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, किसी भी बायर के नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, तो वो एलोकेशन फाइल कहलाती है और उसका रेट मार्केट जो एफिडेविट से कुछ ना कुछ कम होता है। तो जो कुछ सर्कमस्टेंसेस मैंने आपको बताए हैं कि जिसमें रेट एलोकेशन का ज्यादा हो सकता है, वो तब होता है जब कोई बैलेटिंग आगे आ रही हो और ये सामने आ रहा हो कि जो अभी तक एलोकेशन बन चुके हैं सिर्फ वही इस बैलेटिंग के अंदर आएंगे। तो उस टाइम के अंदर आपका जो एलोकेशन का रेट है वो आपका ज्यादा होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं डीएचए कोयटा के अंदर एफिडेविट का रेट ऑलमोस्ट 50-51 लाख रुपए है, जबकि जो एलोकेशन है वो अनसक्सेसफुल जो बैलेटिंग में पहले नहीं आए थे, क्योंकि अब वो प्रायोरिटी पे अगली बैलेटिंग के अंदर आएंगे, इस वजह से उसका रेट ऑलमोस्ट कोई 16-17 लाख रुपए एफिडेविट से ज्यादा है। तो ये तो हो गया जी। उम्मीद है आपको एलोकेशन और एफिडेविट का आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब एफिडेविट में भी दो तरह की फाइल्स आ जाती हैं। कुछ फाइल्स होती हैं जो इनिशियल होती हैं, जो हम बाइंग सेलिंग करवाते हैं हमेशा से, लेकिन हर किसी को इनिशियल नॉन इनिशियल का भी नहीं पता होता। नॉन इनिशियल वो फाइल होती है जिसमें अगर किसी इन्वेस्टर ने अपनी जमीन दी है और उसकी पूरी जमीन क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें मसला आ गया जिसकी वजह से वो नॉन इनिशियल है। नॉन इनिशियल से मुराद ये होता है कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है। तो जो फाइल ट्रांसफरेबल नहीं होती उसका रेट हमेशा मार्केट में थोड़ा कम मिल रहा होता है, लेकिन वो बाद में आपके लिए मसले मसाइल होते हैं। तो हमेशा आप कोशिश करें कि किसी ऑथेंटिक बंदे के साथ काम करें। 5-10 हजार 50 हजार बचाने के चक्कर में आप किसी ऐसे बंदे के हाथ में ना चले जाएं जिससे में आपको बाद में लॉस उठाना पड़े और आप बीच में फंस जाएं। तो हमेशा कोशिश करें ऑथेंटिक बंदे के साथ काम करें, ऐसे बंदे के साथ काम करें कि जिसको मार्केट की नो हाउ का पता हो, जिसे मार्केट का पता हो कि कब मार्केट ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, डिफरेंट अच्छी चीज कौन सी आपके लिए बेहतर रहेगी फ्यूचर में, कौन सी चीज आगे ज्यादा ग्रो कर सकती है। तो ये चीज बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।